दिल्ली जहर आलूद है। फजाई आलूदगी से अवाम सख्त परेशान है। सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल की जानिब से दिल्ली एनसीआर में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। उसके साथ ही 5 नवंबर तक तामीराती कामों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ईपीसीए ने दिल्ली एनसीआर में पटाखे फोड़ने पर भी पाबंदी आयद कर दी है। हेल्थ इमरजेंसी के बीच केजरीवाल हुकूमत की जानिब से दिल्ली के सभी स्कूलों में 5 नवंबर तक छुट्टी का ऐलान किया गया है। दिल्ली की हवा जहर आलूद है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से 700 के पास पहुंच गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पराली के बढ़ते धुएं की वजह से दिल्ली की फिजा मखदूश हो गई है। लोगों ने कितने स्टेप्स उठाए हैं पिछले कई महीनों में, जो हमारे बस में है हम सब कुछ कर रहे हैं। दिल्ली की जनता खूब मेहनत कर रही है। दिल्ली की जनता ने भी पोल्यूशन को कम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हैं और भी कई सारे कदम उठाने की ज़रूरत है। मैं कोई सब कुछ ये नहीं कह रहा सब कुछ हमने कर लिया, हम कर रहे हैं। और भी बहुत सारे कदम उठाने की जरूरत नहीं। पर दिल्ली की जनता को जो विपक्षी पार्टियां बार बार दोष दे रही हैं, दिल्ली की जनता को जो विपक्षी पार्टियां बार बार गाली दे रही हैं, मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। अब दिल्ली के लोग परेशान हो चुके हैं पोल्यूशन से। हम स्पेसिफिक टाइमलाइंस चाहते हैं पंजाब सरकार से, कैप्टन सरकार से, खट्टर सरकार से और केंद्र सरकार से। दिल्ली की जनता स्पेसिफिक टाइमलाइंस चाहती है। आप हमें बताइए कि आप कब तक पराली जलाना बंद करवाएंगे, आप कब तक हमारे पंजाब और हरियाणा के किसानों को टेक्नोलॉजी और मशीनें उपलब्ध करवाएंगे। आपकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। दिल्ली की जनता अब आपसे स्पेसिफिक टाइमलाइंस और माइलस्टोन्स मांगती है कि आप हमें बताइए कब तक आप पराली जलाने का ये बंद करेंगे। ऑड इवन का नोटिफिकेशन हो गया है। आज सोमवार से ऑड इवन दिल्ली में लागू होगा। आज सुबह सुबह मैंने रिव्यू मीटिंग ली थी सारे डिपार्टमेंट्स की। सब लोग ऑड इवन लागू करने के लिए तैयार हैं। सभी कैब वालों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, कोई सर्ज प्राइसिंग नहीं की जाएगी। इस दौरान सब लोग कोऑपरेट करेंगे। सभी ऑटो वालों से मैं अपील करना चाहूँगा, स्ट्रिक्टली मीटर से चलें। आप लोगों की हमने मांग पूरी की थी, आपने जो भी मांग की थी, स्ट्रिक्टली मीटर से चलें, जनता के साथ अच्छे से बर्ताव करें। दिल्ली की फिजाई आलूदगी और उससे बचने के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, जायजा लिया हमारी नुमाइंदा रचना ने। वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली इन दिनों गैस चैम्बर में तब्दील होती नजर आ रही है। सिविक एजेंसियां और सरकार इसको कम करने के लिए काम तो कर रही हैं, लेकिन इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तमाम तरीके के पोस्टर्स लगे हुए हैं कि घुटने लगा है दम, यानी कि इन दिनों दिल्ली में लोगों का दम घुटने लगा है। जिस तरीके से लगातार वायु प्रदूषण हो रहा है, उसी को देखते हुए बीजेपी राज्यसभा सांसद विजय गोयल आज एक दिन के सांकेतिक उपवास पर भी बैठे हैं और तमाम तरीके के यहाँ पर प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको लेकर यहाँ पर होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं। आप देख रहे हैं सामने भी लिखा है कि केंद्र सरकार के कारण प्रदूषण कम हुआ है, जबकि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि प्रदूषण कुछ कम हुआ है, लेकिन जिस तरीके से जितना कम होना चाहिए था वो कम नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पराली जलाए जाने के कारण दिल्ली में लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि 5 साल में अरविंद केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए कोई भी पुख्ता कदम नहीं उठाए और अब वो सिर्फ और सिर्फ मास्क बांटकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं। इसके पीछे भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेड जोन में दिल्ली प्रदूषण हुआ खतरनाक, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए इन दिनों की बात करें तो बेहद ज़्यादा चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। क्योंकि अगर हम AQI की बात करें तो दिल्ली में ओवरऑल अगर AQI आज की बात करें तो 427 के करीब है। इसके साथ ही तमाम जो दिल्ली की जगहें हैं जो खतरनाक लेवल पे, आनंद विहार हो, द्वारका हो, इन जगहों पर जो वायु प्रदूषण है वो ज़्यादा है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि प्रदूषण के कारण तमाम तरीके की बीमारियां भी हो रही हैं और एक रिपोर्ट की बात भी यहाँ पर की गई कि प्रदूषण एक कैंसर, एक रिपोर्ट, यानी कि दिल्ली में प्रदूषण रिफ्यूजी संख्या बढ़ती जा रही है। एक लोकल सर्कल द्वारा की
किए गए सर्वे के अनुसार 35% लोग दिल्ली छोड़कर जाना चाहते हैं। क्योंकि हमने लोगों से बात की तो लोगों का भी कहना है कि अब दिल्ली में दम घुटने लगा है और वो मजबूर हैं। बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण अब उन्हें सोचना पड़ रहा है कि वो एक ऐसी जगह पर जाकर रहे जहाँ पर वो एक ताज़ा जो हवा है उसको ले सके। तो इसको देखते हुए यहाँ पर विजय गोयल ने एक दिन का सांकेतिक उपवास किया है और लोगों से अपील की है कि वायु प्रदूषण को कम करने में सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। कैमरा पर्सन दीपक बिस्ट के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। एनसीआर में फजाई आलूदगी में खतरनाक सतह तक इजाफा हुआ है। वहीं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी उसको कम करने के बजाय उसमें इजाफा कर रही है। यहां सफाई मुलाजमीन खुद कूड़े करकट में आग लगा रहे हैं। बढ़ते फजाई आलूदगी से जहां एनसीआर में लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है, ऐसे में सफाई मुलाजमीन की ये लापरवाही सवाल खड़े कर देती है। ये हमारा एस प्लैटिनम है। दिल्ली में फजाई आलूदगी में लगातार इजाफा होता जा रहा है, उस पर सियासत भी जारी है। बीजेपी लीडर विजय गोयल ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि दिल्ली के अवाम फजाई आलूदगी कम करने के लिए जितनी कोशिश कर सकते हैं करें, साथ ही हुकूमत पर भी दबाव बनाना चाहिए ताकि फजाई आलूदगी पर हुकूमत भी कुछ काम करे। लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और आज बीजेपी राज्यसभा सांसद विजय गोयल उपवास पर बैठे हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे। सर, जिस तरीके से लगातार वायु प्रदूषण दिल्ली में बढ़ रहा है, आप भी उपवास कर रहे हैं, क्या कहेंगे? प्रदूषण को लेके मेरे उपवास के दो कारण हैं। पहला, मैं दिल्ली वासियों से अपील करना चाहता हूं कि प्रदूषण को समाप्त करने के अंदर जिन नियमों का उन्होंने पालन करना है, जिसके कारण भी प्रदूषण कम हो, वो उसके अंदर सहयोग करें। और दूसरा है, केजरीवाल सरकार यानी दिल्ली सरकार पर इतना दबाव बनाएं कि उन्होंने प्रदूषण पर 5 साल तक काम नहीं किया तो उनको भी कुछ काम करना पड़े। जाहिर तौर पर बात है, साफ तौर से, चाहे वो सफ़र हो, पर्यावरण की संस्था या फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, सबने ये कहा है कि पराली से केवल 4 से 10% तक प्रदूषण होता है। 90% प्रदूषण लोकल कारणों से है, जिस पर दिल्ली सरकार को 5 साल काम करना चाहिए था। जिसमें आता है कंस्ट्रक्शन धूल, उस पर कंस्ट्रक्शन पे बैन करके उसको चेक किया जाना चाहिए था, उसके नियमों का पालन करवाना चाहिए था। दूसरा है रोड डस्ट के लिए छिड़काव करना बहुत ज़रूरी था, जो आज तक हम देखते हैं नहीं हो रहा है जी। तीसरा है पेड़ पौधे लगाने चाहिए थे, जो सेंट्रल रिज पर 1.5 करोड़ पेड़ पौधे लगने थे वो नहीं लगे, 600 एकड़ पे लगने थे वो नहीं लगे। फिर स्मोक टावर लगाने की बात की गई थी, वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्लीनिंग मशीन्स आनी थी, वो नहीं हुई। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, प्रदूषण जिनसे रुक सकता था वो हुई नहीं। अब मजबूरन उनको कहना पड़ रहा है कि भाई हम मास्क बांट रहे हैं इतने सारे। इसका मतलब है मुख्यमंत्री ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई मैं प्रदूषण को समाप्त करने में लाचार हूं, इसलिए आप मास्क पहन के घूमिए। जिस तरीके से गंदा पानी आज तक साफ नहीं हुआ और उसके लिए डिस्टिलरी वाटर पीना पड़ रहा है, अब ऐसा लगता है मास्क पहन के घूमना पड़ेगा। तो जाहिर तौर पर उपवास करके हम ये संदेश दे रहे हैं कि हर दिल्ली वासी को कोई ना कोई अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए कि हाँ, मैं भी इस प्रदूषण को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध हूँ। और दूसरा, मैं दिल्ली सरकार पर दबाव बनाऊंगा इस बात का कि वो प्रदूषण के लिए काम करे। बस आखिरी एक छोटा सा सवाल है सर, ये उपवास कब तक चलेगा? नहीं, ये मेरा सांकेतिक उपवास है जो लोगों को संदेश दे रहा है। आप भी, मैं अकेले सब कुछ नहीं कर सकता, आप भी अपने अपने तरीके से इस प्रदूषण के खिलाफ प्रोटेस्ट करें। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी राज्यसभा सांसद विजय गोयल, जिनका कहना है कि वो अपने इस सांकेतिक उपवास से लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये संदेश देना चाहते हैं कि प्रदूषण को कम करने के लिए सभी आगे आए और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। कैमरा पर्सन दीपक बिस्ट के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली में ऑड इवन पर रोक लगाने की मांग वाली दरख्वास्त पर समाअत करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑड इवन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हुकूमत ने 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड इवन स्कीम के निफाज का ऐलान किया था। इस स्कीम को चैलेंज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई, जिस पर दिल्ली में ऑड इवन पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। साथ ही दिल्ली हुकूमत से इस सिलसिले में 3 दिन के अंदर जवाब तलब किया गया है। गाजियाबाद कलेक्ट्रेट में एक मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें सभी मज़ाहिब के अफसरान को मदऊ किया गया और अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में हालात बेहतर बनाने की अपील की गई। साथ ही सभी मज़ाहिब के लोगों को इस ज़िम्मन में जिम्मेदारी लेते हुए माहौल को पुरअमन रखने
और उसे साजगार बनाने की अपील की गई है। इस मीटिंग में ये भी कहा गया कि सोशल मीडिया खासकर व्हाट्सएप और फेसबुक पर खास नजर रखी जाएगी ताकि माहौल बिगाड़ने की कोशिश न की जाए। पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। इसमें जो हमारी जो जिले की पीस कमेटी उसके सारे सदस्य थे और जो हमारे धर्माचार्य हैं विभिन्न धर्मों के वो भी लोग थे और उनके साथ बातचीत की गई और केवल ये संदेश उनको दिया गया, ये बात उनके सामने रखी गई क्योंकि ये भारत के न्यायिक व्यवस्था की जो उच्चतम संस्था है, सर्वोच्च न्यायालय है, उनका निर्णय है। इसलिए जो भी निर्णय आएगा उसको हम लोगों को शिरोधार्य करना है। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर अलसुब लावारिस बैग मिलने से अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन बाद में किसी का बैग से ताल्लुक नहीं होने की खबर मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को मुतल्ला किया गया। मुश्तबा बैग को बम नाकारा बनाने वाले दस्ते ने अपने कब्जे में ले लिया। वहीं CISF DIG अनिल पांडे का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर जो एक संदिग्ध सामान मिला, उस संदिग्ध सामान मिलने के बाद काफी अब चर्चा हो रही है क्योंकि उस बैग में क्या था उसको लेकर काफी अफरा तफरा हुई। इसी मामले को समझते हैं। हमारे साथ में CISF से DIG श्रीकांत किशोर साहब हैं। सर, जिस तरह से एयरपोर्ट पर संदिग्ध सामान मिला उसको लेकर RDX और कई ऐसी चीजें मिलने की जानकारी मिली जा रही है, तो इस पे आपका क्या कहना है? पहली बात तो ये बताना चाहूँगा कि इस तरह की घटनाएं यानी किसी अनअटेंडेड बैग के मिलने की घटनाएं आम बात हैं। कई बार पैसेंजर्स अपना सामान भूल जाते हैं। वैसी हालत में अगर बैग हो और बैग का कोई ओनर पास में ना हो तो सुरक्षाकर्मी इमीडिएटली उस बैग को अपने निगाह में रखते हैं और उसको एक सस्पेक्ट बैग मानते हैं ताकि किसी तरह का कोई भी हादसा होने से बचाया जा सके। कल रात की घटना में इस बैग को जब प्राथमिक जांच के लिए परखा गया तो उसमें कुछ फॉल्स अलार्म्स मिले, पॉजिटिव फॉल्स अलार्म्स मिले। ऐसा लगा कि शायद इसमें किसी तरह का विस्फोटक भी हो सकता है। इसीलिए उसको रूल आउट करने के लिए आगे की भी कार्रवाई की गई और दूसरी जांच के बाद उसको पूरी तरह क्लियर नहीं किया गया और उसको कूलिंग पिट में रखने का फैसला किया गया। अगर कोई भी ऐसा बैग है जिसको लेकर किसी तरह का संदेह उत्पन्न होता है तो उसके लिए हमारे देश में देश के सरकार के द्वारा बनाया हुआ कानून है, उसके लिए कुछ स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। उसी प्रोसीजर के तहत कल रात की पूरी कार्रवाई की गई है और आगे की जो जांच है वो जांच पड़ताल अभी चल रही है। वो आखिरी नतीजा जब निकलेगा तो आपके सामने आएगा। सर, वो जो संदिग्ध सामान है क्या उसमें कोई वायर का कुछ ऐसा आप लोगों को नजर आया हो या कुछ ऐसे संदिग्ध जो चीजें नजर आई हो? किस तरह से आपके डॉग स्क्वाड टीम जो है उसको मुआयना कर रही थी, तो इस पर कोई जानकारी मिली? देखिए, वायर का होना अपने आप में कोई बड़ा इंडिकेटर नहीं होता है। वायर तो हर दूसरे बैग में होता है। आज के डेट में हर एक आदमी लैपटॉप लेकर चलता है, लैपटॉप चार्जर लेकर चलता है, बैटरी होती है। इन वजहों से ही आदमी संदेह करता है, लेकिन उसके आधार पर जो संदेह है उसको हम लोग एक अलार्म कह सकते हैं। उसके आधार पर कोई नतीजा नहीं निकाल सकते। मुझे ऐसा लगता है कि एक बात पर खास तौर पर ध्यान देना चाहिए कि जो कार्रवाई हुई जिस तरह से हुई वो अपने आप में काफ़ी आशान्वित करने वाली बात है कि सुरक्षा कर्मियों ने इमीडिएटली और बिल्कुल प्रोसीजर के मुताबिक कार्रवाई की है। सर, वहाँ पे आप लोग CCTV को भी खंगाल रहे होंगे। CCTV में कुछ अभी तक संदिग्ध गतिविधियां कुछ ऐसी नजर आई हो? उसमें अभी तक जांच पड़ताल चल रही है। अभी हम लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। तो ये श्रीकांत किशोर साहब हैं जो इस मामले की तफ्तीश करवा रहे हैं और बकायदा जो भी संदिग्ध गतिविधियां हैं उसको लेकर वहां पे काफी जो तलाशा जा रहा है और इसके साथ ही जो कूलिंग पैड जो है उसके अंदर में उस संदिग्ध सामान को रखा गया है। 24 घंटे के बाद उस मामले पे विस्तार से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। 1984 सिख फसादात की 35वीं बरसी पर दिल्ली के जंतर मंतर पर एक एहतजाजी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें हुकूमत पर इल्जाम लगाया गया कि 1984 में सिखों का कत्लेआम प्लानिंग के तहत किया गया और जिन लोगों को इस सिलसिले में सजा दी गई वो असली मुजरिम नहीं बल्कि प्यादे थे। लोगों ने मुतालबा किया कि इस मामले की अच्छी तरीके से जांच हो और गुनहगारों को सजा दी जाए। ये क्यों कहते हैं कि ये कोई इंडिविजुअल का एक्ट नहीं है, क्योंकि अगर इतने सारे हज़ारों का कत्लेआम होता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट 2-3 लोग बैठ के कुछ प्लान इमीडिएटली किया या स्पॉन्टेनियसली कुछ हुआ। कहते हैं कि हिंदुओं का बहुत नाराज़ होके ये
उन नफ़रत की वजह से वो स्पॉन्टेनियसली कुछ किया। लेकिन ये जो फैक्ट्स है इसके पीछे ये दिखाता है कि ये कुछ दिनों पहले ही इसका ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ। ये सबके पास वो रेशन कार्ड का लिस्ट लेके, इलेक्ट्रल लिस्ट लेके ये सबको बांट दिया कि हर एक वार्ड में एक कमेटी बना के वहाँ के उस टाइम के रूलिंग पार्टी ने ये सबको ये इलेक्ट्रल लिस्ट दिया, रेशन कार्ड का लिस्ट देके वहाँ सरदारों का घरों को मार्क किया। इस देश की आवाम इस बात को कभी माफ़ नहीं करेगी कि सरकार में और सत्ता में बैठी जो पार्टियां हैं, जो सत्ता चलाती हैं, जिनकी जिम्मेदारी है लोगों की सुरक्षा देना, लोगों की रक्षा करना, वे खुलेआम साजिश करके लोगों का कत्लेआम कराएं। उनकी सुरक्षा बल, उनके अधिकारी इस साजिश में लिप्त हों और लोगों की रक्षा देने के लिए नहीं आएं और बार बार जो है किसी न किसी बहाना लेकर के एक या दूसरा कौम को, एक या दूसरा तबका को शिकार बनाकर, निशाना बनाकर बार बार ऐसा किया जाए, सुनियोजित ढंग से किया जाए और न्याय की अदालत जिसका काम है इंसाफ दिलाना, वो खुलेआम इंसाफ का हनन करते हुए गुनहगारों को बचाता रहे और पीड़ितों को ही तड़पाता रहे। जो लोग इनके हक में बोलते हैं, मानव अधिकार के हक में, लोगों के अधिकारों के हक में बोलने वालों, दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों, इनको आप यूएपीए और तमाम काले कानूनों के तहत सालों साल बिना जो है हियरिंग करवाए आप जेल में बंद रखते हैं। उनको आप राष्ट्र विरोधी और राजद्रोही करार करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे ब्रिटिश अपने शासन को, हुकूमत को चैलेंज करने वाले हर एक को जो है राजद्रोही करार करते थे और हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाते थे। क्योंकि इंसाफ में होता यह है कि जो प्यादे होते हैं वो पकड़े जाते हैं, जो ऊपर के लोग होते हैं वो कभी पकड़े नहीं जाते। ये आमतौर पर जितने भी कमीशन और कमेटियाँ बनती है, जितने भी कोर्ट के केस होते हैं, तो उसमें आमतौर पर यही पैटर्न हमें नज़र आता है और 84 के दंगों के सिलसिले में भी हमें ये बात नज़र आती है। चेहरे से ये नकाब हटाया ना जाएगा, चेहरे से ये नकाब हटाया ना जाएगा, अब जिंदगी का राग भी गाया न जाएगा। दिल्ली नगर के हो गए हैं फेफड़े तबाह, दिल्ली नगर के हो गए हैं फेफड़े तबाह, सांसों का बोझ इससे उठाया न जाएगा, सांसों का बोझ इससे उठाया न जाएगा। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों का। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश का 64वां यौम तासीस आज भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में जलसा मुनक्किद, पीएम मोदी ने पेश की मुबारकबाद। आज छत्तीसगढ़ मना रहा है 20वां यौम तासीस। वज़ीर आला भूपेश बघेल सहरोजा रियासती जश्न प्रोग्राम का करेंगे आगाज। 13 एकड़ जमीन पर हो रहा है प्रोग्राम का इनेकाद। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उद्भव डांस फेस्टिवल जारी। स्टाइल स्पेन, इटली, किर्गिस्तान वगैरह समेत 8 ममालिक के 1000 से ज्यादा फनकार शामिल। 3 नवंबर तक जारी रहेगा डांस फेस्टिवल। आज मध्य प्रदेश का 64वां यौम तासीस है। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में जलसा मुनक्किद होगा। इस प्रोग्राम में सीएम कमलनाथ शामिल होंगे। पीएम मोदी ने मुबारकबाद पेश की और मध्य प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की उम्मीद जताई। आज छत्तीसगढ़ भी अपना 20वां यौम तासीस मना रहा है। वज़ीर आला भूपेश बघेल सहरोजा रियासती जश्न प्रोग्राम का आगाज करेंगे। 13 एकड़ जमीन पर प्रोग्राम का इनेकाद हो रहा है। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए भी खैर सगाली का पैगाम दिया। पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ कुदरती खूबसूरती से मालामाल है। उम्मीद है कि ये रियासत मजीद अपनी तरक्याती मिशन पर आगे बढ़े।
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की 18,000 इमलाक को सरकार रिकॉर्ड में लिखे जाने और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की गफलत पर समाजी तंजीमों ने अपनी नाराजगी का इजहार किया। भोपाल की समाजी तंजीमों ने इस मामले में जहां न्यूज 18 उर्दू के इक़दाम की सताइश की, वहीं इस पूरे मामले की जांच करा के मुतल्लिकीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया है। MP वक्फ बोर्ड के जेर इंतजाम मसाजिद, मकातिब, बुजुर्गान दीन के मज़ारात को रेवेन्यू रिकॉर्ड में सरकारी लिखे जाने और न्यूज 18 उर्दू की मुहिम पर जब न्यूज 18 ने समाजी तंजीमों से बात की तो उन्होंने कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया। प्रदेश वक्फ बोर्ड की 18,000 इमलाक को रातों रात सरकारी लिख दिया गया और वक्फ बोर्ड को खबर नहीं हुई। इस पर बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश जमीयत उलमा और यहाँ पर समाजी खिदमतगार तंजीम के लोग मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इतना बड़ा वाक़या हो जाता है और जबकि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पास जो है 70 से ज़्यादा की स्टाफ मौजूद है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, जमीयत उलमा मध्य प्रदेश बहुत दिनों से जो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड है उसकी लापरवाही की शिकायतें बराबर करती चली आ रही है। जिस तरह से वहाँ पर मामला है, देखा जा रहा है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी हैं उनको खुर्द-बुर्द किए करने का काम चला आ रहा है। अभी उनकी एक सबसे बड़ी लापरवाही ये सामने आई है कि सन 2012 के अंदर शिवराज सरकार ने एक लैंड रिकॉर्ड पास किया है। उसके अंदर 18,000 वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको शासकीय करार दिया है और वो जो सॉफ्टवेयर बनाया है उस सॉफ्टवेयर के अंदर 2 कॉलम है, शासकीय और अशासकीय। तो उन्होंने जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है उसको शासकीय लिख दिया है, लेकिन उसके बावजूद ये खबर जो है मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को नहीं हुई है। ये हमें न्यूज़ 18 जो टीवी चैनल है आपका, उसके मार्फत हमें जुलाई 2000 में ये कार्यक्रम चलाया था। उसके मार्फत ये पता चला कि इस तरह का कोई बिल पास हुआ है, कोई कानून उन्होंने लिया है जिसमें, तो आप ये देखिए कि इतना बड़ा इदारा है, उसका इतना बड़ा उनके इतने सारे लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनके कानून के तहत वो सब काम करते हैं और उनको इस इतनी बड़ी खबर की कोई पता ही नहीं है। समाजी खिदमतगार सोसाइटी क्या डिमांड है? यही मेरी इसके मार्फत यही डिमांड है कि जिस तरह की त्रुटि नहीं है, ये सोची समझी साजिश है और जिस तरह से ये वक्फ की प्रॉपर्टी को मिटाने का काम किया जा रहा है, ये पिछली सरकार ने, शिवराज सिंह सरकार ने वो कोई अच्छा काम नहीं किया है। मैं आप नई सरकार से ये डिमांड करूंगा कि इस तरह की जो मुहिम है वो सही ढंग से चलाया जाए और जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको सही ढंग से उस जगह पर लाई जाए। इस तरह हम देख रहे हैं कि न्यूज़ 18 ने जो खबर दिखाई थी उस खबर के असर है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड के अफसरान की मीटिंग हुई। अब उस पर लेटर भेज के कार्रवाई को करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में जहाँ पर 52,000 गाँव हैं, उन रिकॉर्ड को तलाश करना और गुज़िश्ता सालों में जो कुछ उन प्रॉपर्टीज़ पर हो चुका है उनको वापस लेना इतना आसान नहीं है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को 15 MISA डिटेनीज की पेंशन वागुजार करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। 2018 में कांग्रेस के इक़्तिदार में आते ही MISA पेंशन को रोकने का फैसला किया गया था। पेंशन की अदायगी में बदनवानी का खदशा जाहिर करके मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया। कमलनाथ सरकार का कहना था कि पूरी जांच करने के बाद पेंशन वागुजार की जाएगी, मगर साल भर गुजर जाने के बावजूद पेंशन बहाल नहीं कराई गई, जिसकी वजह से 15 पेंशनर्स ने यह मामला हाईकोर्ट लिया ताकि कोर्ट इस पूरे मामले में मुदाखलत करे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उद्भव डांस फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। इसराइल, स्पेन, इटली, किर्गिस्तान वगैरह समेत 8 ममालिक के 1000 से ज्यादा फनकार दुनिया भर से तशरीफ लाए हैं। ये डांस फेस्टिवल 3 नवंबर तक जारी रहेगा। डांस फेस्टिवल के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा है। ग्वालियर शहर ने इन मेहमानों को खुश आमदीद किया है। मुल्क में बाबाए कौम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को लेकर तकारीब का इनेकाद तो कसरत से किया जा रहा है, लेकिन गांधी जी के मुहाफिज मुमताज मुजाहिद आज़ादी बतखबिया अंसारी को फरामोश कर दिया गया है। चंपारण सत्याग्रह के मौके पर अंसारी ने अंग्रेज अफसर के कहने में गांधी जी को जब जहर देने से इनकार किया तो उन्हें कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। अब देखिए खास रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत, आदाब। भोपाल में शेरी अकेडमी के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िदा खास तकरीब। मौका है कैसे मुजाहिद आज़ादी को याद करने का, जिसने अंग्रेजी हुकूमत के मजालिम को तो बर्दाश्त किया लेकिन गांधी जी को जहर देने से इनकार कर दिया।
15 अप्रैल 1917 को जब गांधी जी चंपारण के राजकुमार शुक्ल और पीर मोहम्मद यूनुस की अपील पर चंपारण सत्याग्रह में शामिल होने के लिए गए तो अंग्रेज अफसर इरविन ने उनके कत्ल का मंसूबा बनाया और गांधी जी को अपने घर खाने पर मदऊ किया। इरविन ने अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए गांधी जी के खाने में जहर मिलाने का खाका तैयार किया ताकि हिंदुस्तान में आजादी को लेकर गांधी जी की क़यादत में जो तूफान उठ रहा है उसको रोका जा सके। अंग्रेज अफसरान ने उसके लिए अपने बावर्ची बत्तख मियां अंसारी को बुलाया और उन्हें गांधी जी के दूध में जहर मिलाने का हुक्म दिया। बत्तख मियां अंसारी ने जब इनकार किया तो अंग्रेज अफसर ने पहले तो बत्तख मियां अंसारी को लालच दिया, लेकिन वादा खिलाफी करने पर संगीन नताज भुगतने की भी धमकी दी। गांधी जी वादे के मुताबिक बाबू राजेंद्र प्रसाद के साथ अंग्रेज अफसर इरविन के घर दावत पर गए, लेकिन जब खाने का वक्त आया तो बत्तख मियां अंसारी ने गांधी जी और बाबू राजेंद्र प्रसाद के सामने अंग्रेज अफसर इरविन की साजिश का राज फाश कर दिया। बत्तख मियां अंसारी को इसके लिए कैदोबंद की सजाएं मिली। आजादी के बाद जब राजेंद्र प्रसाद सदर जमहूरिया हिंद हुए तो उन्होंने गांधी जी के इस मुहाफिज को कुछ जमीन भी अलॉट की, लेकिन ये जमीन आज तक उनके घर वालों को नहीं मिल सकी। भोपाल में मुनाकिदा तकरीब में दानिश्वरों ने हुकूमत से बत्तख मियां अंसारी की यादगार कायम करने का मुतालबा किया कि भाई इस आदमी को कैसे बुला दिया। यहाँ तक कि वो जो इरविन जो प्रोजेक्ट मैनेजर था इंडिगो प्लांटेशन का, उसने इनकी ज़मीन जायदाद का तहसीन करने के साथ साथ में इनको 1 महीने के लिए जेल में बाकायदा भेजा गया और जेल भी काटी उन्होंने, और इसके सब कुछ प्रमाणित सबूत और ये सभी हमारे जो हैं आर्काइव्स में अवेलेबल हैं। माननीय अपने प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र साहब ने भी इनको कहा था परिवार को लैंड देने के लिए, आज तक वो लैंड भी नहीं दे पाई। मैं समझता हूँ इनका पोर्ट्रेट, इनके नाम पे जो इनका हिस्सा कंट्रीब्यूशन रहा है उनको मिलना चाहिए। शहरी एकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनाकिदा इस प्रोग्राम में तहरीक आज़ादी में बत्तख मियां अंसारी की कुर्बानियों और उनकी हयात पर 3 जुबानों उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई किताबों का इजरा किया गया और आज़ादी के ऐसे हीरो के नाम को निसाब का हिस्सा बनाने की मांग की गई। पर बत्तख मियां जी का जो आज व्यक्तित्व हमने उनका कंट्रीब्यूशन सुना, इट्स ए वेरी थ्रिलिंग। मतलब उसको सुन के ऐसा लगा कि आदमी एक दूसरे आदमी और गांधी सरी के आदमी को बचाने के लिए कितना खतरा मोल ले सकता है। समझे आप। बत्तख मियां अंसारी के हयात और खिदमात पर सैयद नसीर अहमद ने किताब लिखी है और इस किताब का अबुल फौजान ने उर्दू और दूसरी जुबानों में तर्जुमा किया है। शहरी एकेडमी की कोशिश है कि इस किताब को हिंदुस्तान की सभी जुबानों में तर्जुमा किया जाए ताकि नई नस्ल गांधी जी के इस अजीम मुहाफिज और तहरीक आज़ादी में उसकी कुर्बानियों को याद रख सके। भोपाल से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए महताब आलम की रिपोर्ट।